हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, राजस्थान के इतिहास के बारे में आपसे बात कर रहा था और राजस्थान के इतिहास को बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। किसके आधार पर? लिपि के विकास के आधार पर, स्क्रिप्ट के विकास के आधार पर इतिहास को हमने कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में क्या किया था? डिवाइड किया था। पहला जो पार्ट था वो था प्राक ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? पहला जो पार्ट हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? वो पढ़ा था हमने प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। देखो, डिटेल से हमने इसके बारे में आपसे बात कर ली थी, फिर भी मैं थोड़ा सा एज ए रिवाइज और बता देता हूं। इसमें ये जो काल है, इस काल का समय हमने देखा था। समय जो है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व का समय इसके अंतर्गत आता था। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि ये जो काल है, इस काल में लिपि विहीन मानव समाज था। क्या था? लिपि विहीन मानव समाज, मतलब लिपि का विकास ही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी, ये जो काल है, इस काल में अधिकांश उपकरण जो है पत्थर या पाषाण से निर्मित थे, इसलिए इस काल को किस नाम से? पाषाण काल के नाम से भी जाना गया। ठीक है, देखो आगे चलकर मैंने पाषाण निर्मित उपकरणों के आधार पर ही इस काल को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने बात की थी पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। उसके बाद फिर मैंने आपसे बात की थी नंबर 2 मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और नंबर 3 जो मैंने आपसे बात की थी वो नव या उत्तर पाषाण काल, इसकी बात की थी। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा क्या? प्रागैतिहासिक काल। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। आज हम आगे बात करने जा रहे हैं। सेकंड जो पार्ट था वो था हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। देखो, ये जो काल है, इस काल में मैं यहां से बात करता हूं, समय की बात करता हूं आपसे। देखो, समय जो है 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो हम बात करेंगे आपसे कौन से काल में? आद्य ऐतिहासिक काल में। दूसरी बात देखिए, यहां लिपि विहीन मानव समाज था। मानव समाज क्या था? लिपि विहीन था। लेकिन यहां लिपि का विकास हो चुका है, लिपि का विकास हो गया है। लेकिन हम जानते हैं लिपि का विकास तो हुआ, लेकिन इस लिपि को आज तक क्या नहीं किया गया? पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, पढ़ा क्यों नहीं जा सका? देखो, ये जो लिपि है, बेसिकली इस लिपि को कहा जाता है भाव चित्रात्मक लिपि। क्या कहा जाता है? भाव चित्रात्मक लिपि। इसी को ही कहा जाता है गोमूत्र लिपि, गोमूत्र लिपि। और इसी को ही कहा जाता है बुस्त्रोफेदन, बुस्त्रोफेदन, या इसी को ही कहा जाता है सर्पिलाकार लिपि। ये सारे इसी के ही नाम है। देखो, उसको भाव चित्रात्मक लिपि तो क्यों बोलते हैं? सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है, इस लिपि के अंतर्गत मनुष्य ने मन में आए मनोभावों को, मन में आए जो मनोभाव थे उनको किसके रूप में? चित्रों के रूप में क्या कर दिया? उत्कीर्ण कर दिया। इसलिए हमने इसको बोल दिया भाव चित्रात्मक लिपि। जैसे देखो, मान लो मेरे मन में कोई भी मनोभाव आया और उस मनोभाव में मैंने क्या बना दिया? एक गोला बनाया। अब इस गोले का अर्थ क्या है ये मैं ही समझ सकता हूं। ये गोला अंडे के लिए बनाया, गोला बोल के लिए बनाया, या फिर हम कहें कि भाई रोटी के लिए बनाया, जो भी है। ठीक है, ये गोला मैंने क्यों बनाया इसको मैं ही पढ़ सकता हूं। तो मैंने कहा कि लिपि का विकास तो हो चुका, लेकिन उस लिपि को क्या
पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, इसलिए इस लिपि को हम क्या बोलते हैं, भाव चित्रात्मक, मन में आए मनोभावों को चित्रों के रूप में क्या करना, उत्कीर्ण करना। दूसरा शब्द है गोमूत्र लिपि। बेसिकली ये जो लिपि है, आज देखो हम ये जो मैं हिंदी लिख रहा हूं देवनागरी लिपि, देवनागरी जो लिपि है वो इधर से बाएं से दाएं, कहां से, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है भाई, लेकिन यहां ये जो लिपि थी ये कैसे लिखी जा रही थी, ये दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, इस प्रकार से लिखी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखने की वजह से ये एक क्या क्रिएट हुआ, इस प्रकार से एक चैनल क्रिएट हुआ और इसी संदर्भ में इसको हम बोल देते हैं क्या, गोमूत्र लिपि। देखो मैंने कहा कि ये ऐसे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस प्रकार से लिखी जाती है। ठीक है, उस संदर्भ में ही हम इसको क्या बोल देते हैं, गोमूत्र लिपि या सर्पिलाकार, सर्प जैसी आकृति वाली या इस प्रकार से डिजाइन करने वाली लिपि। ठीक है, और वह लिपि जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं इस प्रकार से लिखी जाती हो, इस प्रकार की लिपि को ही कहा जाता है क्या, बुस्त्रोफेदन। क्या कहा जाता है, बुस्त्रोफेदन। तो देखो गोमूत्र लिपि सर्पिलाकार लिपि या हम कह सकते हैं भाव चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि का विकास तो हुआ लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए तो हम इस काल को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। यहां तो लिपि नहीं थी, यहां लिपि जरूर, लिपि का विकास जरूर हुआ लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, देखो आगे मैं आपसे बात करता हूं लिपि के बाद, फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं आगे अगला जो शब्द है हमारा वो है, देखो इधर पत्थर से या पाषाण से निर्मित उपकरण, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। पत्थर से निर्मित उपकरणों के आधार पर ही हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव या उत्तर पाषाण काल। लेकिन मैं इधर बात करता हूं आपसे, देखो इस काल में धातुओं की खोज हुई। क्या हुई, धातुओं की खोज। तो धातु युग की शुरुआत जो है हम कह सकते हैं धातु युग की शुरुआत किस काल में हुई, इसी काल में हुई। ठीक है, देखो धातुओं में सबसे पहली खोजी गई जो धातु थी वो थी तांबा। क्या थी, सबसे पहली खोजी गई धातु क्या थी, तांबा थी। तांबा जो है, अगर प्योर तांबा की कॉपर की हम बात करते हैं, थोड़ा सॉफ्ट होता है। ऐसी परिस्थिति में जो भी औजार वगैरह बनाए जाते थे, कुल्हाड़ी वगैरह, तो वो हार्ड जो भी कोई कंटेंट होता था उसको नहीं काट पाती थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा क्या किया गया, और थोड़ा कह सकते हैं कि भाई हार्ड किया गया सॉफ्ट के बजाय। तो तांबा जो है, एक धातु और खोजी गई, क्या, टिन। हम कहें कि तांबे के बाद खोजी जाने वाली धातु क्या थी, टिन थी। और तांबा और टिन को मिलाकर क्या बना दिया, कांसा बना दिया। क्या बना दिया, तांबा और टिन मिलाकर क्या बना दिया, कांसा नामक मिश्र धातु। अब आपसे पूछा जाए कि भाई खोजी गई पहली धातु कौन सी है, तांबा है, और खोजी गई पहली मिश्र धातु कौन सी है, कांसा है। ठीक है, और हम आगे बात करते हैं लोहा, उसके बाद लोहे की खोज हुई। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं सबसे पहली खोजी गई धातु कौन सी है, तांबा है, और सबसे पहली खोजी गई मिश्र धातु कौन सी है, कांसा है, क्योंकि कॉपर और टिन Cu और Sn को मिलाकर बनता है क्या, कांसा। ठीक है, तो अब हम देखो यहां बात करेंगे आपसे, भाई चूंकि धातुओं की खोज हो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे उपकरण धातु से निर्मित है। ठीक है, पाषाण मतलब पत्थर के साथ साथ, पाषाण के साथ साथ, पत्थर के तो है ही, साथ में क्या, धातु के भी बने हुए हैं। आज भी हम वर्तमान युग में भी देखते हैं कुछ उपकरण जो है आज भी हम पत्थर से निर्मित काम में लेते हैं। जैसे गांव में सिलबट्टे वगैरह जो होते हैं, चक्की वगैरह जो पुराने समय में काम में ली जाती थी आटा पीसने वाली, वो सारी क्या, पत्थर से निर्मित होती थी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई यहां ऐसा नहीं कि भाई जैसे ही आदि ऐतिहासिक काल आया तो पाषाण युग तो समाप्त हो गया, पत्थर से निर्मित उपकरण तो समाप्त हो गए, ऐसा नहीं। पत्थर से निर्मित उपकरण समाप्त नहीं हुए, थोड़ी संख्यात्मक दृष्टि से उनमें कमी आई, बाकी ज्यादातर धातुओं का निर्माण कर उपकरणों का निर्माण या धातुओं का प्रयोग कर उपकरणों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो यहां हम ऐसे बोल देते हैं ताम्र पाषाणिक,
उपकरण क्या बोल देते हैं? ताम्र पाषाणिक उपकरण ऐसे भी बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। आगे मैं आपसे बात करता हूं। देखो ये जो सभ्यता है, बेसिकली इस सभ्यता में अब तक मनुष्य ने समूह में रहना सीखा था। मैंने लास्ट आपको पढ़ा था, नव या उत्तर पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ और समूह में रहना सीखा, जिससे जाति प्रथा का क्या हुआ? सूत्रपात हुआ। लेकिन अब समूह नहीं, अब मनुष्य ने बस्तियां बनाकर, मनुष्य ने क्या? बस्तियां बनाकर रहना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। बस्तियां बनाकर रहना प्रारंभ। ठीक है, बस्तियां बनाकर रहना कब प्रारंभ किया मनुष्य ने? आदि ऐतिहासिक काल में ही स्टार्ट किया। देखो आगे मैं बात करता हूं आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल जो है, दो प्रमुख सभ्यताएं हम बात करते हैं। दो प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? एक सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरी सभ्यता की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो वो है वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। ये दो प्रमुख जो सभ्यताएं हैं, ये किस काल की देन है? हम कह सकते हैं ये आदि ऐतिहासिक काल की देन है। कौन कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सही मायने में हम इस सेक्शन में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता मोस्टली पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आदि ऐतिहासिक कालीन जो सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं को या इन स्थलों को धातुओं से निर्मित उपकरणों के आधार पर, धातुओं से निर्मित उपकरणों के आधार पर, जो भी उपकरण है धातुओं से निर्मित उपकरणों के आधार पर, ये जो स्थल है, कौन से स्थल? आदि ऐतिहासिक कालीन जो स्थल है, इन स्थलों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। कितने भागों में? दो भागों में। देखो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं क्या? पहला जो पार्ट है वो ले लेते हैं हम क्या? ताम्र या कांस्य युगीन, कांस्य युगीन, या हम ताम्र पाषाणिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं। तो ये तो हुआ पहली बात, सभ्यताएं। देखो जनरली हम ये कह सकते हैं भाई सबसे पहले तांबा, टिन और कांसा। ठीक है, तो हमने इनको ओवरऑल हम कह सकते हैं ताम्र कांस्य युगीन या ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं। ठीक है, पहला पार्ट। तो हमने कहा कि, मैंने कहा कि आदि ऐतिहासिक काल के स्थलों को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला ताम्र कांस्य युगीन स्थल या ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे, और दूसरा जो है वो मैं आपसे बात करूंगा लौह युगीन। किसके बारे में? लौह युगीन, लौह युगीन सभ्यताएं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे आपसे ताम्र या कांस्य युगीन या ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं, और उसके बाद बात करेंगे लौह युगीन सभ्यताएं। अब देखिए मैं सबसे पहले आपसे बात करने जा रहा हूं किसके बारे में? ताम्र या कांस्य या ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं। हां, तो देखिए सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं किसके बारे में? ताम्र या कांस्य या ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं। हेडिंग डाल लेते हैं, ताम्र कांस्य या ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं। इसमें देखिए सबसे पहली जो सभ्यता है, सबसे पहली जो सभ्यता है उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सबसे पहली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। देखिए ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता के अवशेष, सभ्यता के अवशेष जो है हमें प्राप्त हुए हैं कहां से? कांतली नदी, कांतली नदी के किनारे से। बेसिकली नीमका थाना तहसील
नीमका थाना तहसील सीकर। तो इस सभ्यता के अवशेष हमें कहां से मिले हैं? सीकर जिले में नीमका थाना तहसील बेसिकली कातली नदी के किनारे से। तो सीकर जिले में कातली नदी के किनारे से नीमका थाना तहसील में इस सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता की खोज जो है वो की गई 1971। सभ्यता की खोज कब की गई? 1971 में की गई। किसके द्वारा? HD साकलिया। HD साकलिया के द्वारा इस सभ्यता की क्या की गई? खोज की गई। कब की गई? 1971 में। उसके बाद मैं बात करता हूं उत्खनन। किसकी बात करता हूं? उत्खनन। देखो यहां दो शब्द हम देखते हैं, एक शब्द है खनन और दूसरा शब्द है उत्खनन। खनन और उत्खनन में क्या अंतर है? अक्सर आप पेपर में पढ़ते हैं अवैध खनन। कभी आप लोगों ने अवैध उत्खनन पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। तो देखो खनन और उत्खनन में बेसिक अंतर क्या है? जितने भी पुरातात्विक जो स्थल हैं या कोई भी पुरातात्विक जगह है, उस जगह की या हम ये कहेंगे पुरातात्विक जो स्थल है उस स्थल को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता? क्षैतिज रूप से खुदाई की जाती है। क्या की जाती है? जिससे मान लीजिएगा मैं बात करूं कि भाई कोई भी बिल्डिंग है उसको हम मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। अब उस बिल्डिंग को प्रॉपर वे में सुरक्षित अगर हमें बाहर निकालना है तो हम क्षैतिज रूप से या साइड से क्या करेंगे? खुदाई करते हुए आएंगे। ठीक है। अगर आपने ऊपर से खोदना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप उस बिल्डिंग को सुरक्षित नहीं निकाल सकते। तो देखो ऊपर से खोदना, ठीक है, लंबवत रूप से खोदना हम कह सकते हैं, उसको तो हम बोलते हैं खनन। और क्षैतिज रूप में जो खुदाई होती है उसको बोलते हैं उत्खनन। जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं उनका केवल उत्खनन होता है, ना कि खनन। ठीक है। तो उत्खनन जो है वो कब हुआ? 1977 में। किसके नेतृत्व में हुआ? रतनचंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में क्या हुआ? इसका उत्खनन हुआ। आगे मैं बात करता हूं उपनाम। किसकी बात करता हूं? उपनाम से पहले मैं समय की बात कर लेता हूं। देखो समय की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो सभ्यता है इस सभ्यता का समय रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से डीपी अग्रवाल जो है इन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से इसके समय की गणना की और समय इसका है 2800 ईसा पूर्व। कितना है? 2800 ईसा पूर्व। ठीक है भाई। तो देखो ये समय की बात हुई। आगे मैं आपसे बात करता हूं उपनाम। देखो उपनामों की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसे कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। इसे कहा जाता है पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता ये इसके क्या है? उपनाम है। ऐसे उपनाम क्यों पड़े भाई? देखिए हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे? सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका समय रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से निकालते हैं तो कितना है? 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है भाई, 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो प्रमुख स्थल हम पढ़ते हैं। एक स्थल है हड़प्पा और दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। साथ में राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं तो राजस्थान के संदर्भ में हम देखते हैं तो राजस्थान में जो प्रमुख स्थल है वो कौन सा है? कालीबंगा। देखिए जितने भी ये बड़े बड़े स्थल रहे हैं बेसिकली देखो इन सभी स्थलों के लिए तांबा जो है
आज भी हम जानते हैं राजस्थान में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन खेतड़ी में होता है, खेतड़ी झुंझुनू में। और उसी क्षेत्र में हमने कहा कि भाई खंडेला की पहाड़ी, नीम का थाना, तहसील सीकर में कौन सी सभ्यता थी? गणेश्वर सभ्यता। तो जैसे वर्तमान में राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में तांबे का जो हम कहें कि भाई तांबे की आपूर्ति जो है खेतड़ी झुंझुनू से होती है, उस समय में भी तांबे की आपूर्ति होती थी। कहां से? गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है, तो इन सभी बड़े बड़े स्थलों के लिए यहां से आपूर्ति होती थी, इसलिए हम इसको बोल देते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, क्योंकि सभी सभ्यताओं के लिए यहीं से तांबा जाता था। दूसरा देखिए, एक और शब्द लिखा हुआ है, पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता। पूर्व हड़प्पा कालीन का अर्थ मतलब क्या है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने कहा कि दो प्रमुख स्थल थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो स्थल है, इनका समय देखिए क्या है, 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। और यहां इसका समय देखिए, इसका समय कितना है? 2800 ईसा पूर्व है। अब मुझे बताइए कि ये ज्यादा प्राचीन होगी या ये ज्यादा प्राचीन होगी? गणेश्वर सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से मतलब हड़प्पा से मतलब मोहनजोदड़ो से मतलब कालीबंगा से कितने वर्ष पुरानी है? 500 वर्ष ज्यादा पुरानी है। ठीक है, इसका मतलब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा से पहले कौन थी? गणेश्वर थी। इसलिए हम इसको बोल देते हैं पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता। क्लियर? देखो, आगे मैं आपसे बात करता हूं कि भाई ये जो सभ्यता है, गणेश्वर जो सभ्यता पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं? अवशेषों की मैं आपसे बात करता हूं। अवशेषों की आपसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो, ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता से तांबे से निर्मित क्या क्या चीजें मिली हैं? हैंडेक्स, कुल्हाड़ी हम बोल देते हैं, कुल्हाड़ी। तांबे से निर्मित बाणाग्र। और बाणाग्र क्या होता है? देखिए, इस प्रकार से ये जो बाण है, इस प्रकार से बाण का निर्माण होता था। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये लकड़ी से निर्मित था। ठीक है, ये डैमेज हो चुका है। ये जो बाण का अग्रभाग है, ये वाला जो सेक्शन है, ये किससे बनता था? तांबे से बनता था। इसलिए इसको हम बोलते हैं बाणाग्र, बाण का अग्रभाग। ठीक है, इसके अलावा तांबे से निर्मित बर्तन और तांबे से निर्मित, आगे मैं अलग से लिख देता हूं, तांबे से निर्मित मछली पकड़ने के कांटे। मछली पकड़ने के कांटे, इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई नदी के किनारे रहकर मछलियां पकड़कर मांस का सेवन करते थे। ठीक है, और मैं आपसे बात करूं, मछली की हड्डियों के ढेर। मछली की हड्डियों के ढेर, मछली की हड्डियों के ढेर भी कहां से मिले हैं? यहीं से मिले हैं। ठीक है, आगे मैं आपसे बात करता हूं, पत्थर से निर्मित बांध या भवन। इसका मतलब अभी ईंटों की जानकारी नहीं है। किससे बना रहे हैं? पत्थर से बना रहे हैं, तो ईंटों की जानकारी नहीं है। आगे मैं आपसे बात करूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, मृद भांड। मृद भांड, ये मृद भांड क्या होता है? मिट्टी से निर्मित बर्तन। मृद का तात्पर्य, मृदा मतलब मिट्टी, भांड का तात्पर्य बर्तन। बर्तन भांडे बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। ठीक है, कैसे मृद भांड? चित्रित धूसर, चित्रित धूसर मृद भांड, या हम कह सकते हैं कपीशवर्णी, कपीशवर्णी मृद भांड। देखिए, चित्रित धूसर का तात्पर्य है पेंटेड ग्रे, पेंटेड ग्रे वेयर,
ठीक है, मतलब धूसर कलर के से बने हुए मिट्टी के क्या बर्तन यहां से मिले हैं। देखो पेपर में पूछा गया राजस्थान में PGW प्रकार के मृद भांड कहां मिले। पी का तात्पर्य पेंटेंट, ग्रे का तात्पर्य धूसर कलर और वेर मतलब मृद भांड, PGW। ठीक है, देखो चित्रित धूसर मृद भांड मोस्टली हम बात करते हैं तो कहां से, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मनुष्य अभी भी चित्रांकन कर रहा है, अब तक गुफाओं में कर रहा था, अब बर्तनों पर करने। बड़ा साइज था चित्रों का, धीरे धीरे चित्रों का साइज क्या हुआ, छोटा हुआ, और छोटा होता हुआ धीरे धीरे हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं, लिपि के विकास की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रारंभिक तौर पर तो लिपि नहीं थी, फिर उसके बाद मनुष्य ने चित्रांकन करना स्टार्ट किया, और अब धीरे धीरे चित्रों का साइज छोटा होता हुआ मनुष्य क्या कर देगा, आगे चलकर लिपि का विकास हो जाएगा। ठीक है, तो गणेश्वर जो सभ्यता है, मैंने कहा क्या, चित्रित धूसर मृदभांड या कपीश वर्णी, कपीश बोलते हैं बंदर को, वर्णी मतलब बंदर जैसे कलर के मृदभांड यहां से प्राप्त हुए हैं। तो देखो ये एक सभ्यता थी हमारी, कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो हम अच्छा देखो अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी पूछने जा रहा हूं आपसे। अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान की, मैं फिर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है। अब आपसे ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। देखो मान लो पहला ऑप्शन है हमारा कालीबंगा, कालीबंगा ही मिलेगा पहले ऑप्शन पे क्योंकि इसी को ज्यादा पढ़ते हो आप। दूसरा ऑप्शन है हमारा आहड़, तीसरा ऑप्शन है हमारा क्या, गणेश्वर, ठीक है, और चौथा ऑप्शन मान लो मैं कुछ भी लिख देता हूं, गिलुंड। अब बताइए राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है निम्न में से, कालीबंगा है, आहड़ है, गिलुंड है या गणेश्वर। अच्छा मान लो मैं शुरुआती ताम्रयुगीन या कांस्ययुगीन सभ्यताओं की शुरुआती में कालीबंगा से करता तो निश्चित रूप से आप यही सोचते कि सबसे प्राचीन क्या होगी, कालीबंगा होगी, लेकिन नहीं। कालीबंगा का समय भी मैंने आपको बताया था कितना है, कालीबंगा का समय है 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। ठीक है भाई। आहड़ जो सभ्यता है, इस सभ्यता का समय है लगभग 2000 ईसा पूर्व, और आहड़ के समकालीन स्थल कौन सा है, गिलुंड है, इसका समय भी लगभग 2000 ईसा पूर्व है। और गणेश्वर सभ्यता का जो समय है वो कितना है, 2800 ईसा पूर्व। तो अब बताइए सबसे प्राचीन कौन सी हुई, गणेश्वर हुई। अब मान लो देखो इसी में मैं ऑप्शन बदल देता हूं, गणेश इस गिलुंड की जगह मैं लिख देता हूं क्या, बताइए क्या लिखूं, इसकी जगह मैंने मान लो लिख दिया बागुर। क्या लिख दिया, बागुर सभ्यता। अब देखिए पूछा जाए कि निम्न में से सबसे प्राचीन सभ्यता, ताम्रयुगीन काम में नहीं लेंगे क्योंकि बागोर ताम्रयुगीन नहीं है, निम्न में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो बागोर हम जानते हैं। देखो कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ तो आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यताएं हैं, जबकि बागोर जो है वो कैसा, बागोर जो है वो कैसी सभ्यता, किस काल की सभ्यता है, वो प्राक ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ठीक है, तो यहां आंसर क्या आएगा, बागोर आएगा। अच्छा मैं यहां आहड़ को भी हटा दूं और आहड़ के स्थान पर लिख देता हूं डीडवाना। अब देखिए कालीबंगा और गणेश्वर तो आदि ऐतिहासिक कालीन के बारे में तो बात ही क्या करें। अब लड़ाई किसके बीच में है, बागोर और डीडवाना के बीच में। बागोर जो सभ्यता है ये मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है, जबकि डीडवाना जो है वो पुरा पाषाणकालीन स्थल है। तो सबसे प्राचीन कौन हुआ, डीडवाना हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो लेकिन हम ये कहेंगे भाई ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन राजस्थान में कौन सी सभ्यता है, तो हम कह सकते हैं कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता है। तो ये इस प्रकार से समाप्त हुई हमारी कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं अगली जो सभ्यता है, अगला जो स्थल है वो है हमारा बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बालाथल।
तो अगले स्थल के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। अगला स्थल जो है वो है हमारा कौन सी सभ्यता? बालाथल। बालाथल सभ्यता। देखो ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता से हम बात करें, इस सभ्यता के अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? अवशेष प्राप्त कहां से प्राप्त हुए हैं? वल्लभनगर। वल्लभनगर तहसील पड़ती है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां है? वल्लभनगर उदयपुर में है। वल्लभनगर उदयपुर में एक नदी हम पढ़ते हैं, बेड़च नदी। कौन सी नदी? बेड़च नदी। इस बेड़च नदी के किनारे से हमें प्राप्त हुए हैं क्या? बालाथल सभ्यता के अवशेष। आगे मैं बात करूं खोज और उत्खनन की बात। देखो खोज और उत्खनन की अगर मैं बात करता हूं तो खोज और उत्खनन कार्य किया गया वीरेंद्रनाथ मिश्र। किसके द्वारा? वी.एन. मिश्र। 1993 में वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा इस सभ्यता की खोज और उत्खनन कार्य किया गया। वीरेंद्रनाथ मिश्र के साथ साथ एक व्यक्ति और मैं लिख देता हूं, वी.एस. सिंद्रे। वी.एस. सिंद्रे। वी.एस. सिंद्रे और वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इसकी क्या की? खोज और उत्खनन कार्य किया। कब किया? 1993 ईस्वी में। ठीक है, अवशेषों की बात करता हूं। अवशेष, कौन कौन से अवशेष यहां से मिले हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, 11 कमरों का विशाल भवन। पहला अवशेष 11 कमरों का विशाल भवन कहां से मिला है? बालाथल सभ्यता से। यह क्वेश्चन आपके जेईएन एग्जाम 2016 में पूछा गया। ये लो भाई, जेईएन एग्जाम 2016, ठीक है, पूछा गया राजस्थान में 11 कमरों का विशाल भवन कहां से प्राप्त हुआ? ठीक है, तो हम कह सकते हैं बालाथल स्थल से प्राप्त हुआ। इसके अलावा देखो कपड़े के अवशेष, कपड़े के अवशेष हमें मिले हैं कहां से? कौन से स्थल से? बालाथल सभ्यता से। साथ में हम कह सकते हैं मिट्टी से बनी वृषभ आकृतियां। वृषभ बोलते हैं किसको? बैल को। किसको बोलते हैं? मिट्टी से बनी बैल की आकृतियां यहां से मिली हैं। इसके अलावा यहां से कंकाल मिला है। ये जो कंकाल है, ये बेसिकली इस कंकाल से ऐसा लगता है कि ये 6 कैंसर रोग से पीड़ित व्यक्ति का कंकाल है। तो पीड़ित व्यक्ति का कंकाल, ऐसी जानकारी इस कंकाल से जुटाई गई। देखो मैं ये कहूं, अभी तक जितने भी जो बातें हैं ना, प्रमाणिकता की कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आद ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, लिपि का विकास हो गया है लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो ऐसा माना गया कि भाई ये जो कंकाल है इसमें कहीं न कहीं लक्षण देखे गए कि इस टाइप के जो बीमारी से संबंधित जो लक्षण है, ठीक है, या बीमारियों से संबंधित कहीं न कहीं कुछ संकेत मिला इनमें। साथ 6 के साथ कुष्ठ रोग की ओर में बात कर लूं। यहां मैं ये कह दूं कि कई कंकाल ऐसे मिले हैं जहां जिनसे कुष्ठ रोग से पीड़ित, या हम कहेंगे क्षय रोग से पीड़ित, या हम कहेंगे कैंसर रोगों से पीड़ित लोगों की कंकाल यहां से मिले हैं, जो इन बीमारियों के संकेत देता है। ठीक है, तो ये देखो ओवरऑल हमारी कौन सी सभ्यता हुई? बालाथल सभ्यता। अवशेष प्राप्त वल्लभनगर तहसील उदयपुर, बेड़च नदी के किनारे से। खोज वीरेंद्रनाथ मिश्र, वी.एस. सिंद्रे ने 1993 में की। अवशेष 11 कमरों का विशाल राजभवन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा गया।
कपड़े के अवशेष यहाँ से मिले हैं, मिट्टी से बनी वृषभ आकृतियां, और मैंने कहा कि ऐसे कंकाल यहाँ से मिले हैं जिनमें कुष्ठ, क्षय और कैंसर रोग से पीड़ित व्यक्ति, या हम ये कहें कि भाई इन बीमारियों के संकेत देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये स्थल हुआ हमारा कौन सा, बालाथल सभ्यता। समय की बात और कर लेता हूं मैं साथ के साथ। यहां ये जो स्थल है इसका समय, इसका टाइम मैं यहां लिख देता हूं। इस स्थल का समय जो है वो है 2700 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व। तो 2700 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व का इसका समय है। इसका मतलब गणेश्वर सभ्यता के बाद प्राचीनतम स्थलों में नाम आता है किसका, बालाथल सभ्यता का। तो इस प्रकार से देखो हमारी कौन सी सभ्यता समाप्त होती है, बालाथल सभ्यता। बालाथल जो सभ्यता है, इस सभ्यता के बाद अगली जो सभ्यता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता, या राजस्थान के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता हम बात करेंगे, वो सभ्यता कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। देखो ये जो सभ्यता है बहुत ही लेंथी सभ्यता है, बहुत डिटेल से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ों को हम बहुत नज़दीक से इस सभ्यता में देखेंगे, बहुत सारे अवशेषों के बारे में आपसे इस सभ्यता में बात करेंगे। तो देखो आज की जो क्लास है चूंकि बड़ी लेंथी क्लास हो जाएगी, अगर हमने कालीबंगा सभ्यता की शुरुआत कर दी तो कम से कम 40 से 45 मिनट की क्लास अकेली किसकी है, कालीबंगा सभ्यता की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल से लेके आऊँगा किसके बारे में, कालीबंगा सभ्यता के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।